हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है? आज हम लोग एक कॉमन टॉपिक पर माइक्रो इंडियन इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा एमसीक्यू करेंगे। इस स्लाइड में 15 एमसीक्यू है। आप वन बाय वन कर सकते हैं। और इसको करने में बहुत आसानी होगी क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएनपी मेजरमेंट? वेरी इजी क्वेश्चन इज देयर, you can see here. Purely financial transactions, transfer of used goods, illegal activity, all of these. Which of following items are excluded? कौन सा excluded है? स्टूडेंट्स देखो, इसमें क्या होता है, बॉन्ड आता है, इसमें बॉन्ड आता है। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस मीन्स जो प्योरली फाइनेंशियल मीन्स दे आर बॉन्ड्स एंड पेपर्स आर कमिंग इन दिस। दूसरा लिखा है ट्रांसफर ऑफ गुड्स, मैंने ट्रांसफर पेमेंट तो होता नहीं है, ठीक है। इलीगल एक्टिविटी भी नहीं होता है जिसमें कि आपको ब्राइबिंग होता है या जो ड्रग्स ट्रेडिंग होती है, तो उसका एक्टिविटीज का कोई भी पैसा इनकम मेजरमेंट में नहीं ऐड होता है। यू कैन सी दैट द क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड, आप समझ पा रहे हो? थैंक यू। 4 नंबर सही है। नेक्स्ट वन, नॉमिनल जीएनपी इज द सेम एज। ध्यान रखो स्टूडेंट्स, दो तरह का जीएनपी होता है। जीएनपी एनुअल इनकम होता है, एक नॉमिनल एक रियल। तो रियल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। रियल इनकम और नॉमिनल इनकम कहा जाता है। यहाँ पर नॉमिनल जीएनपी और रियल जीएनपी दिया हुआ है। तो आप इसमें आंसर में साफ साफ आप कह सकते हो, जो जीएनपी करंट ईयर प्राइस पे होता है वो नॉमिनल होता है, जो जीएनपी कॉन्स्टेंट प्राइस पे होता है उसको रियल बोलते हैं। तो सही आंसर आपका ये है, ठीक है ना। ये तो नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये रियल जीएनपी कांस्टेंट प्राइस पे होता है और ये नॉमिनल जीएनपी करंट ईयर प्राइस पे होता है, आपको बताया था क्लास में। तो ये आपका आंसर है होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ मनी इज ए। देखो स्टूडेंट्स, का सही सही होता है आंसर स्टॉक वेरिएबल। एकदम सीधा आंसर होता है स्टॉक वेरिएबल। सप्लाई ऑफ मनी, स्टॉक का नाम लिखा है सप्लाई वाले, सप्लाई होता है, लेकिन यह जो है मनी सप्लाई का एक पार्ट स्टॉक वेरिएबल होता है। क्योंकि क्या होता है, किसी कंट्री में स्थायी रूप से कितना पैसा है, मूव नहीं कर रहा, कितना पैसा है उसके बारे में बात करता है, इसलिए स्टॉक वेरिएबल उसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये फ्लो तो होगा नहीं, रियल फ्लो मनी फ्लो ये सब नहीं होता है, नॉन ऑफ दी जो है नहीं, फ्लो वेरिएबल होगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है स्टूडेंट, समझ पा रहे हो? तो सही सही आंसर 2 नंबर, स्टॉक वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी इक्वल टू व्हाट, आपको बताया था एमपी जो होता है, एमपी में क्या होता है, एमपी एमपी में क्या होता है, अगर एमपी दिया हो और जीएनपी दिया हो, जीएनपी एमपी, तो इसका मतलब होता है कि इसमें अगर यहाँ पे दिखा है जीडीपी दिया हुआ है, तो जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? जीडीपी जीएनपी में अंतर है ना। अंतर है क्या? एनएफआईए का, एनएफआईए। तो एनएफआईए आप इसका आंसर लिख सकते हो, यानी कि यह वाला आंसर सही है, ठीक है। यानी जीडीपी में एनएफआई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका जीएनपीएमपी। ये बताया गया था क्लास में आप लोग को, ठीक है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5, कैपिटल लॉस इज। देखो कैपिटल लॉस जो होता है आपका, होता है डेप्रिसिएशन बोलते हैं, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कैपिटल लॉस, डेप, ठीक है। तो नॉर्मल वेरिएंट डेप्रिसिएशन पूर्ण होता है, डेप्रिसिएशन का इसका नॉर्मल वेरिएंट ईयर और फिक्स कैपिटल होता है इसका। दूसरा आता है करंट डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट होता है। तीसरा होता है कंजम्पशन फिक्स कैपिटल होता है। ये जो होता है नॉर्मल वेरिएंट ईयर होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है फोर्सीन एब्सोलेंस, ये भी होता है जो एब्सोलेंस होता है जो छोड़ दिया गया है, तो बिल्कुल ये भी जो नहीं है। अनफोर्सीन और फोर्सीन दो लिखा हुआ है। तो देखते हैं आंसर इसका क्या है। आंसर डी है, यानी सब ही होगा इसमें, ठीक है ना। त्याग किया हुआ है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको ये एब्सोलेंस बोलते हैं।
तो डी मैंने सभी के इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉजेज। देखो नेट कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ये हमने एक प्रॉपर्टी को बनाया, खरीदा, तो क्या होता है? प्रॉपर्टी बढ़ेगा। ठीक है, डिप्रिसिएशन तो नहीं होगा क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा है। प्रॉफिट तो बढ़ेगा, प्रॉफिट का मतलब इसका नहीं है, प्रॉफिट का मतलब नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन प्रॉफिट नहीं आता है, और कॉस्ट भी नहीं, खर्चा तो होगा नहीं। तो ये वाला सही है आपका, पहला वाला। तो सही आंसर वन वाला। ठीक है, ये देखो आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज नोन एज। तो कांस्टेंट प्राइस में जो नेशनल इनकम अकाउंट करते हैं उसको क्या नाम देते हैं? ध्यान रखो, अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज नोन एज, यानी कि लिखा है कि नेशनल इनकम एट, ध्यान रखो यहीं से पढ़ना, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस यानी कि रियल नेशनल इनकम। ठीक है ना? तो ये जो होता है आपका रियल नॉमिनल जो होता है, कांस्टेंट रहेगा तो रियल हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट रहेगा तो नॉमिनल हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि करंट दिया हुआ इसमें, और ये भी नहीं होगा, ये वाला सही होगा, रियल इनकम कांस्टेंट प्राइस है। ठीक है, आंसर सही है, दो नंबर सही है। तो स्टूडेंट्स दो नंबर आप लोग ये ध्यान रखिएगा, दो नंबर ये वाला सही है। एक क्वेश्चन है आपका, वाई आर द इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम वाइल मेजरिंग नेशनल इनकम। अरे क्यों इंटरमीडिएट गुड को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है? ठीक है, वाई आर द इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम वाइल मेजरिंग नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में क्यों नहीं काउंट किया जाता है? ठीक है, इसका मेन कारण ये है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है वह बार बार प्रोडक्शन, मैंने एक बार बार यूज होता है। जैसे कि मान लो किसान ने गेहूं पैदा किया, अब गेहूं एक मिल वाले को दे दिया, मिल वाला आटा पैदा किया, फिर आटा बनाया मिल पीस करके गेहूं को, फिर उसको आटा वाले को ये आटा को लेकर के मार्केट में कॉन्फेक्शन को दे दिया, और कॉन्फेक्शन उससे फाइनल गुड बनाएगा। जो चीज का फाइनली कंज्यूम हो रहा है उस चीज को नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, इसलिए उसको फाइनल गुड होता है, इंटरमीडिएट गुड नहीं होता है। इंटरमीडिएट गुड मालूम है, इंटरमीडिएट मैंने बीच वाला, बीच वाले का सरकार कोई लेखा जोखा नहीं रखती है, यानी कि उसका नहीं देती है। तो इसका पहला है अवॉइड डबल काउंटिंग, ये भी सही है, डबल काउंटिंग होता है इसमें, डबल काउंटिंग को अवॉइड करता है ये। डिक्रीज इनकम ये तो नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो पहला वाला सही है। ठीक है, पहला वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। इसमें कौन सा डोमेस्टिक इनकम का कंपोनेंट नहीं है? ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन एम्प्लॉई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मिक्स्ड इनकम। ध्यान रखो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो ध्यान रखो, ऑपरेटिंग सरप्लस तो नहीं होगा ही कंफर्म, क्योंकि एनडीपीएफसी में आता है, डोमेस्टिक होता है। आप पढ़े होंगे एनडीपीएफसी इक्वल टू इनकम मेथड में सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, यही यहाँ पर लगा डोमेस्टिक इनकम में। तो ओएस यहाँ पर लिखा है, ये ओएस है, ये सीओई हो गया, और ये हो गया एनएफआई है। एनएफआई डोमेस्टिक इनकम में नहीं होता है, मिक्स्ड इनकम होता है, एमआई जो मिक्स्ड इनकम है, ये एमआई हो गया। तो ये वाला नहीं है, ये वाला डोमेस्टिक इनकम नहीं आता है, क्योंकि विदेश से इनकम, विदेश का इनकम है ना, इसीलिए। तो थ्री नंबर सही राइट आंसर है, थर्ड नंबर इज राइट आंसर, ये वाला, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू। देखो नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू नेशनल्स, इकोनॉमिक टेरिटरी, रेजिडेंस ऑफ कंट्री, रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रेजिडेंस से नॉन रेजिडेंस आंसर सही होना चाहिए। ठीक है ना, जो कि देश में, और जो रेजिडेंस हमारे देश में है वो जो है इक्विवेलेंट टू रेजिडेंट, फैक्टर इनकम इक्विवेलेंट टू रेजिडेंट, माने हमारा जो काम करते हैं उसको तो पैसा मिलता है, तो रेजिडेंस ऑफ कंट्री हो सकता है आंसर इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखो आंसर क्या है इसका, थर्ड नंबर रेजिडेंस ऑफ कंट्री। ठीक है,
कंट्री इसमें लगा हुआ है, इसलिए थर्ड नंबर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, क्रिएशन ऑफ मनी बाय कमर्शियल बैंक्स रेफर्स टू, क्या होगा? देखो जब कोई मनी क्रिएशन होता है तो उसको होते हैं क्रेडिट क्रिएशन, होते हैं क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन में क्या होता है कि बैंक ही करता है। तो बैंक का काम जो कमर्शियल बैंक का होता है, केवल क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक जो होता है वह जो होता है करेंसी इशू नहीं करता है, खत्म, नोट छापता नहीं है। और जब ये नहीं है तो ये भी दोनों की गलती हो गई है, और ये गलती हो गई, तो ये वाला काम सही है इसका, कमर्शियल बैंक काम। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू। देखो मनी मल्टीप्लायर में क्या होता है ना कि एल आर आर होता है, वन मनी मल्टीप्लायर में क्या होता है, 1/LRR। और LRR इक्वल टू होता है CRR प्लस SLR। ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1/CRR प्लस LRR। तो ये आंसर सही है आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो आंसर सही है ये वाला, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4% CRR दिया हुआ है और 60% LRR दिया हुआ है, ऐसे SLR दिया हुआ है। तो मल्टीप्लायर मैंने बताया तो फिर पिछली बार, 1/4% प्लस 16% हो जाएगा 1/20%, बराबर 100/20, 5 आंसर आएगा। तो 5 आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when the central bank sells securities in the market, the credit creation capacity of the commercial bank is likely to। देखो सिक्योरिटी में क्या होता है, सिक्योरिटी ओपन मार्केट ऑपरेशन का पार्ट होता है, जो आरबीआई का फंक्शन होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओमो, मार्केट ऑपरेशन। इसको ओमो हमने कहा है, ओमो ओमो का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि ये आरबीआई सेल करता है, सेल ऑफ सिक्योरिटी, और एक परचेज करता है। ध्यान रखो, जब जब स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से सुनना, कि जब सेल करेगा, ये कमोडिटी को सेल करेगा, एक मिनट रुको, थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको मिटा देता हूं। जब ये सेल करेगा, सेल करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड तो मार्केट चला गया, पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा, तो मनी सप्लाई तो घट गया। तो क्वेश्चन पूछा है कि वेन सेंट्रल बैंक एंड आरबीआई सेल करता है सिक्योरिटी को, तो बैंक तो पैसा दे दिया आरबीआई के पास, बैंकों के पैसा कहाँ से आता है, आरबीआई के पास, कौन से बैंक का देते हैं, मैंने सारा पैसा ये कमर्शियल बैंक सेंड टू आरबीआई, इन सेंट्रल बैंक। तो जो जब उनके पैसे नहीं रहते, क्रेडिट कैसे कहाँ से हो पाएगा, तो इसीलिए फॉल होगा, क्रेडिट फॉल होगा। ठीक है, स्टूडेंट समझ में आया, फॉल होगा। जब पैसा चला जाएगा आरबीआई के पास तो का क्रेडिट नहीं होगा, फॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू। देखो मनी सप्लाई में क्या होता है, मनी सप्लाई ध्यान रखना, पढ़ना, मनी सप्लाई जो होता है, मनी सप्लाई, इसमें तीन पार्ट होता है, सी इक्वल टू डी डी डी, सॉरी, इसको थोड़ा सा हम ये करते हैं, मिटाते हैं, लाइनिंग आ गया। देखो मनी सप्लाई होता है आपका, तीन को होता है, M1, M2, M3, M4। इसमें होता है सी प्लस डी डी प्लस ओडी, अदर डिपॉजिट बैंक। इसमें M1 प्लस होता है, M1 प्लस क्या होता है, टर्म डिपॉजिट बैंक।
इसका M3 इक्वल टू M1 प्लस डिपोजिट जे FD पोस्ट ऑफिस होता है, ठीक है। M4 में M3 प्लस ऑल डिपोजिट पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग NSE, ऑल डिपोजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSE, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर करेंसी हेल्ड बाय बैंक नहीं, पब्लिक नहीं होगा, करेंसी हेल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा, करेंसी हेल्ड बाय गवर्नमेंट नहीं होगा, ये वाला सही होगा। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक सी हो गया, डिमांड डिपोजिट जे डी हो गया, और जे अदर डिपोजिट सी होता है दिया हुआ है, तो मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये वाला। तो स्टूडेंट्स इतना ही आज क्वेश्चन था, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, याद करिए, बाकी सब आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। थैंक यू। सी नंबर सही है।